प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा या भारत में उग्रवादी राजनीतिक चिंतन। लेक्चर नंबर 23। यस, ध्यान दें बेटा, भारतीय चिंतन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। चूँकि हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत होती है राजा राम मोहन राय से होती है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, संवैधानिक आंदोलन का जनक भी माना जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। तो विशेषकर राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक का जो चिंतन है उसको हम आधुनिक भारतीय चिंतन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को सुविधा के लिए हम 3 कालों में विभाजित करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है। उदार राष्ट्रीयता का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल और गांधी युग। बेटा, चूंकि आज हमें भारतीय चिंतन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का अध्ययन करना है और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का अध्ययन करने के बाद में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित नेता हैं, जो चिंतक हैं, विद्वान हैं, उन सबको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। वैसे ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, नेता हैं, वो 3 हैं। लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को हम सबसे पहले समझें, उसके बाद में हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी चिंतक हैं उन सबको एक एक करके समझाएंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले आपको मैं ये 3 डायग्राम समझाऊंगा। 3 डायग्राम समझने के बाद में आपको उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। यस, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है मूल लक्ष्य, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं उन सभी का जो मूल लक्ष्य है वो मूल लक्ष्य क्या है? भारत में आत्म चेतना को जागृत करना। अब भले ही हो उदार राष्ट्रीयता का काल रहा हो है, या उदार राष्ट्रवादी विचारधारा हो या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा हो, बेटा इन सब का जो लक्ष्य है ना वो क्या है? भारत में आत्म चेतना जागृत करना है, स्वावलंबन, आधुनिकता एवं स्वराज्य की प्राप्ति करना रहा है। वो एक अलग बात है कि उदार राष्ट्रवादी स्वराज्य की जो प्राप्ति चाहते हैं वो ब्रिटिश शासन के अधीन चाहते हैं, जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो वास्तविक रूप में साफ कहते हैं कि हमें पहले आज़ादी चाहिए। जैसा कि तिलक ने कहा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिर अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँगा। मतलब ये ब्रिटिश शासन से याचना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, जैसा कि उदार राष्ट्रवादी करते हैं। तो ये इनका मूल लक्ष्य है। मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी चिंतक हैं उन सबका ये मूल लक्ष्य है। फिर भले ही वो गोपाल कृष्ण गोखले हों या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, मतलब भले ही वो उदार राष्ट्रवादी हों या उग्र राष्ट्रवादी हों। पहला डायग्राम। दूसरा है भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है, अर्थात 1885 से लेकर 1947, जबकि भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, एओम के द्वारा की जाती है। तो इसको 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला काल है उदार राष्ट्रीयता का काल, जिसका समय है 1885 से 1905। इसके जो नेता हैं वो विशेषकर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वैसे सूर्यनाथ बनर्जी भी हैं, महादेव गोविंद रानडे भी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं, फिरोज शाह मेहता भी हैं। ठीक है, उदार राष्ट्रीयता के बारे में मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। आज से हम शुरू करेंगे उग्र राष्ट्रीय के जो काल है या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है उसकी चर्चा करेंगे। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 है। इसके जो मुख्य लीडर हैं वो 3 हैं। लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब ये तो स्पष्ट है कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के अधीन आज़ादी चाहते हैं और प्रार्थना याचना की पद्धति अपनाते हैं। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों ने साफ कह दिया कि उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो याचना की जा रही है वो एक प्रकार की राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। तिलक ने साफ कह दिया, लाला लाजपत राय ने साफ कह दिया कि आप भीख मांग रहे हैं और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती है। तो उग्र राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना के बजाय जो है राजनीतिक आंदोलन की बात की। ठीक है, तो इसके नेता हो गए। उसके बाद में राष्ट्रीयता का गांधी युग आता है, जिसका काल है 1920 से 1947 तक, मतलब 1885 से 1947 तक का जो काल है इसको 3 कालों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें हम दूसरा काल ले रहे हैं आज, उग्र राष्ट्रीयता का काल, जिसको हम नाम देंगे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। तो मतलब 1906 के
अंतर्गत हम देखें तो 1906 से 1919 तक के जो नेता हैं, लाल बाल पाल विशेषकर, इन सब ने जो है प्रार्थना और याचना की पद्धति को छोड़ दिया और राजनीतिक आंदोलन की बात की। ठीक है बेटा। तीसरा डायग्राम बेटा, जो ये उग्र राष्ट्रीयता के काल के नेता हैं, जैसे लाल बाल पाल, है ना, तो ये जो नेता हैं, ये नेता वास्तविक रूप में उग्रवादी विचारों वाले कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण है वो उदार या सुधारात्मक न होकर क्रांतिकारी, अर्थात वास्तव में जो इनका दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, मतलब जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका जो दृष्टिकोण है ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो उदार या सुधारात्मक नहीं है बल्कि क्रांतिकारी। इनका कहना है कि हमें तो पहले आज़ादी चाहिए, हमारे समाज व्यवस्था में सुधार बाद में होता रहेगा। जबकि उदार राष्ट्रवादियों ने कह दिया है कि पहले अपनी समाज व्यवस्था को सुधार लो, उसके बाद ब्रिटिश सरकार बड़ी दयालु है, हमें आज़ादी दे देगी, है ना, ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी ने कह लिया ब्रिटिश सरकार हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है, और हमें तो पहले आज़ादी चाहिए, हमारे समाज व्यवस्था में जो कमी है उनको बाद में सुधार लेंगे। ये दोनों मतलब अंतर है। वैसे मैं उदार राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा की जो तुलना है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि इसके बाद में ही होगा, उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो क्लियर होगा, ये नेता मतलब लाल बाल पाल या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता हैं, वो नेता उग्रवादी कहलाते हैं। क्यों या उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों आते हैं? इनको उग्रवादी विचारों का नेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण है वो उदार या सुधारात्मक न होकर क्रांतिकारी है। ठीक है, इसलिए इनको जो है उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता कहा जाता है। अब हम मूल जो बात आती है वो किसकी आती है कि भाई हमें तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को समझना है। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के संदर्भ में आज हम दो बातें लेंगे। पहला होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी के उदय के कारण, और दूसरा लेंगे उग्रवादी राजनीतिक दर्शन, इसके आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। जब तक आप इसकी मान्यताओं को और उदय के कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक आगे चल करके हम लाल बाल पाल इत्यादि जितने भी जो चिंतक हैं, मतलब उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी नेता हैं, चिंतक हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे। अगर आज का लेक्चर आप समझ जाते हैं तो वास्तविक रूप में गोपाल कृष्ण गोखले के बाद में या 1906 से लेकर 1919 तक के जितने भी जो है नेता हैं, चिंतक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन सबको हम आसानी से समझ सकते हैं, बशर्ते कि दोनों बातें आप समझ जाते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण। मतलब उदार राष्ट्रवादी विचारधारा मौजूद थी। गोपाल कृष्ण गोखले साफ कह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार से हम याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे लिए अच्छे कानून बनाइए, कानून ही बना रहे हैं, ब्रिटिश सरकार बड़ी दयालु है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे थे तो उन कानूनों से भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही दो जो है दल बन जाते हैं, उदार दल और जो है उग्र दल, जिसको कि नरम दल और गरम दल भी कहते हैं, है ना। नरम दल का नेता कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल का नेता कौन होगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसका उदय क्यों हुआ? मतलब ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि भाई प्रार्थना और याचना करें ब्रिटिश सरकार से, और उसके बाद में लाल बाल पाल कह रहे हैं कि याचना करने से हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा या उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण है? यहाँ पर 11 बिंदु दे रहे हैं। नंबर 1, 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो उदार राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार से बार बार याचना की जा रही थी कि आप हमारे लिए अच्छे कानून बनाएं। तो 1892 में जो कानून बना गया, उस कानून के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो निर्वाचन का दायरा था, इसके अंतर्गत किसी रूप में कोई ज़्यादा सुधार नहीं किया गया। इसी के साथ में 1892 के एक्ट में, कानून में अन्य अनेकों कमियां थी, तो इससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हुई, और ना ही जो है वास्तविक रूप में जो गरम दल के नेता थे वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए क्या हुआ कि भारतीय जनता में एक जो है उग्र राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी। दूसरा है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में पुनरुत्थान हो रहा है, अर्थात प्राचीन धर्म
और संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में चर्चा की जा रही थी कि भाई भारत का जो प्राचीन धर्म है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो श्रेष्ठ रही है। तो इन बातों को लेकर के इनके अंतर्गत एक प्रकार से जो है उग्र राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी कि भाई इस समय हम यदि दास बने हुए हैं, ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं, तो ये हमारे श्रम की कमी है। हमारी प्राचीन संस्कृति हमको किसी का गुलाम बनाना नहीं सिखाती है, सभी लोगों को स्वतंत्रता की शिक्षा देती है। तीसरा है प्राकृतिक प्रकोप। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आए, जैसे कि मैं कहूँगा जो है 1876 से लेकर के 1900 तक का भयंकर अकाल पड़ता है, प्लेग की बीमारी आती है। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत की ज़्यादा सहायता नहीं की और अनदेखी की। जब अनदेखी की तो इससे स्पष्ट हो गया भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार हमारे हित में नहीं है। तो इससे भी जो है उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय होता है। चौथा है आर्थिक असंतोष। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार स्वयं भी ये चाहती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो ये हमेशा हमारे जो है अधीन रहेंगे, गुलाम बनकर रहेंगे। तो भारतीय जनता को इस बात का आभास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित में नहीं है, इसलिए भी उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। पांचवा कारण है भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो व्यवहार था वह अहंकार युक्त था। कैसे था? जैसे भारत के अंतर्गत जो बीए पास थे, स्नातक थे, उन स्नातकों को कहा जाता था बिरबलाते हुए बीए, वर्णशंकर बीए हैं। और यहाँ तक कि जो है हमको एक प्रकार से जो है वर्णशंकर, नीच, इन शब्दों से जो है संबोधित किया जाता है। तो भारतीय जनता को स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार का जो व्यवहार है अहंकार युक्त है और हमको वो एक प्रकार से जो है वर्ण संकर समझते हैं। तो इससे ज़्यादा और जो है कुठाराघात क्या हो सकता है। तो इसके कारण भी उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय होता है। छठा है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जैसे दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, भारतीयों के साथ पशुता के समान व्यवहार किया जाता था, भारतीयों को मानव समझा ही नहीं जाता था। तो इसका भी जो है प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा और इसके कारण भारतीय जनता उग्र हो जाती है या जो है उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय होता है। सातवां है पश्चिम की क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। वास्तविक रूप में देखा जाए तो पश्चिम के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के संदर्भ में क्रांतिकारी विचार थे, जैसे कि विशेषकर हम कहेंगे बर्क के विचार थे और आयरलैंड के अंतर्गत स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा दौड़ पड़ी थी। तो इन सब का प्रभाव जो है भारतीय जनता के ऊपर भी पड़ा। तो इससे भी उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय होता है। आठवें है लाल बाल पाल का नेतृत्व। वास्तविक रूप में देखा जाए तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, विपिन चंद्र पाल ने देखा जाए तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। इन्होंने साफ कह दिया कि भी ब्रिटिश सरकार से याचना करने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, जैसा कि उदार राष्ट्रवादी करते हैं। उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार से याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाने की नीति कहते हैं। उग्र राष्ट्रवादी इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि भी भीख मांगने से भीख मिलने वाली नहीं है और उनको मिलनी भी नहीं चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने साफ कह दिया कि हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम भीख नहीं मानेंगे, बल्कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। ये बात किसने कही थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट कह दिया कि जन्म के साथ हमें आज़ादी मिली है, जन्म के साथ हमें स्वतंत्रता मिली है और ब्रिटिश सरकार ने हमसे ये आज़ादी छीनी है, स्वतंत्रता हमसे छीनी है, तो हम भी बलपूर्वक उनसे छीनेंगे। तो वास्तव में इस बात को लेकर के देखा जाए तो जॉन लॉक का प्रभाव पड़ा है। भारत के जो ये विचारक लाल बाल पाल, इनके ऊपर जॉन लॉक का प्रभाव पड़ा, क्योंकि जॉन लॉक ने कह दिया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिलते हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, क्या स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो 3 अधिकार जन्म के साथ मिल जाते हैं, तो ये कोई भी सरकार इनको छीन नहीं सकती। तो यहाँ पर लाल बाल पाल ने तर्क दिया कि जब जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिलते हैं और पश्चिम वाले इस बात को मानते हैं, तो फिर भारत के अंतर्गत जो लोग हैं ये भी तो मनुष्य हैं, मनुष्य, तो इनको भी जन्म के साथ 3 अधिकार मिलते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने हमसे छीना है, अब हम भी बलपूर्वक तरीके से छीनेंगे। 9वां है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। वास्तविक रूप में देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का जो शासन था बड़ा प्रतिक्रियावादी था और भारतीय जनता इससे बड़ी रुष्ट हुई। और विशेषकर जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो इस विभाजन का जो प्रभाव पड़ा भारतीय जनता पर विपरीत पड़ा और भारतीय जनता बिल्कुल उग्र हो गई। 10 भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के बाहर भी, जैसे कि विशेषकर आयरलैंड के अंतर्गत स्वतंत्रता के संदर्भ में आवाज़ें उठाई जा रही थी, अन्य देशों में भी स्वतंत्रता के संदर्भ में आवाज़ें उठाई जा रही थी, तो इसका प्रभाव भी जो है भारत के ऊपर पड़ा। और 11वां है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास। वास्तविक रूप में देखा जाए तो
जो उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का कारण है वह है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास। मतलब भारतीय जनता के अंतर्गत आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास हुआ। और इसके अंतर्गत जैसा कि विशेषकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह पाप कमजोरी है। और यदि आपकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक कमजोरी को कोई दबाने का प्रयास कर रहा है, मतलब आपको शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में कमज़ोर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में विष के समान है, उन लोगों को ठुकरा देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ऐसा ही कर रही थी, वो हमको कमज़ोर करना चाह रही थी। अब ब्रिटिश सरकार कमज़ोर करना चाह रही थी। विवेकानंद ने कहा कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह कमज़ोरी है। और कमज़ोरी ये है कि ब्रिटिश सरकार हमको शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करना चाह रही है। और हम किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं बनना चाहते, क्योंकि कमज़ोरी पाप है, कमज़ोरी मौत है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। और हमको यदि कोई कमजोर बनाएगा तो कमजोर बनाने वाला हमारे लिए विष के समान है, जहर के समान है, और हम उसे ठुकरा देंगे। किसने की ये बात? विवेकानंद ने। तो वास्तविक रूप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास भी जो है उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का कारण। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो विद्वान थे उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भी उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब इसका दूसरा पार्ट लेंगे, उग्रवादी राजनीतिक दर्शन अर्थात इसके आधारभूत मान्यताएं। मतलब जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसके आधारभूत मान्यताएं क्या है। अब जो ये आधारभूत मान्यताएं, भले आप आगे चल करके लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद इत्यादि जो भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा संबंधित विद्वान हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे तो ये आधारभूत मान्यताएं ऐसी हैं जो कि सभी विचारकों के साथ आपके काम आएंगी। सभी विचारकों का मतलब उग्र राष्ट्रीयता के कार्य से संबंधित जो विद्वान हैं या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जो चिंतक हैं, उन सबको समझने के लिए ये आधारभूत मान्यताएं समझना अति आवश्यक है। केवल आज के लेक्चर में काम नहीं आएंगी, बल्कि आगे जितने भी विचारक हम अध्ययन करेंगे, किससे संबंधित? उग्र राष्ट्रीयता के काल से संबंधित या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी विचारकों का हम अध्ययन करेंगे, उन सभी विचारकों को समझना हो तो यह आधारभूत मान्यताएं समझना निहायत जरूरी है। जैसे पहली जो मान्यता है वह है प्रार्थना के बजाय राजनीतिक आंदोलन। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो उग्रवादी राजनीतिक दर्शन है, इसकी पहली जो आधारभूत मान्यता है वो ये है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी विद्वान हैं, चिंतक हैं, नेता हैं, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रार्थना के बजाय राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं। मतलब ये अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले अर्थात उदार राष्ट्रवादियों की तरह प्रार्थना याचना नहीं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहे हैं, स्मरण पत्र नहीं भेज रहे हैं, वो तो राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं। मतलब उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता हैं वो जो है प्रार्थना के बजाय राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं। प्रार्थना की बात तो कौन करते हैं? उदार राष्ट्रवादी करते हैं। और जो उग्र राष्ट्रवादी वो राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं कि हमें तो राजनीतिक आंदोलन करना होगा, आंदोलन से समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी मान्यता है प्रशासनिक, सैनिक व शोषण आदि जो शिकायतें हैं, मतलब जो ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, इसकी दूसरी मान्यता है कि ये केवल प्रशासन के बारे में ही अपने विचार नहीं देते हैं, बल्कि सैनिक व्यय और शोषण आदि जो शिकायतें हैं ये ब्रिटिश सरकार से कर रहे हैं कि भैया आप प्रशासन में सुधार करें, सैनिक व्यय को भी कम करें, और विभिन्न क्षेत्रों में जो शोषण हो रहा है उस शोषण की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी मान्यता। तीसरी है स्वराज्य के लिए लोगों में उत्साह जागृत करना। वास्तविक रूप में देखा जाए तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता हैं वो स्वराज्य के लिए लोगों में उत्साह जागृत करते हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा है उग्रवादी आंदोलन की तकनीकी इन विचारों पर आधारित थी। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो उग्रवादी आंदोलन की जो तकनीक थी वो विशेषकर इन 5 विचारों पर आधारित थी। पहला है भारत के अतीत के गौरव और शिवाजी जैसी वीरों का संदर्भ देना। मतलब ये जो नेता थे ये भारत के अतीत के गौरव के बारे में चर्चा करते हैं, भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, और वीर शिवाजी जैसे वीरों के संदर्भ की बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत ऐसे ऐसे वीर रहे हैं, तो आप लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन क्यों हैं?
दूसरा है लोगों में धार्मिक उत्पीड़न जागृत करना, अर्थात वास्तविक रूप में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता हैं वो लोगों में धार्मिक उत्पीड़न जागृत करते हैं कि आपकी धर्म और संस्कृति श्रेष्ठ रही है, प्राचीन धर्म संस्कृति श्रेष्ठ रहा है और वो आपको गुलाम बनाना नहीं सिखाती है। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा का पुनर्गठन, वास्तविक रूप में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता है वो राष्ट्रीय शिक्षा के पुनर्गठन की बात करते हैं। चौथा है विदेशी माल का, मतलब आर्थिक क्षेत्र में ये नेता विदेशी माल के बहिष्कार की बात करते हैं तथा स्वदेशी माल को प्रोत्साहन देते हैं। ये तो आर्थिक क्षेत्र में होगा। और राजनीतिक क्षेत्र में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग और यदि आवश्यक हो तो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। ये जो उग्रवादी राजनीतिक दर्शन है इसकी आधारभूत मान्यताएं हैं। तो विशेषकर आप देखेंगे ये 4 मान्यताएं हैं और चौथी मान्यता के अंतर्गत ये 5 बातें हैं। इन बातों का आप नोट कीजिएगा। इससे आप लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी नेता हैं उन सभी नेता या चिंतकों के विचारों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आज हमने भारतीय चिंतन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के 2 पार्ट लिए हैं। पहला होगा उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण, दूसरा है उग्रवादी राजनीतिक दर्शन, इसके आधारभूत मान्यताएं। तो ये दोनों पार्ट आप अच्छे से समझिएगा, इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और उदार राष्ट्रवादी विचारधारा में तुलना के बारे में होगा। और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा या उग्र राष्ट्रवादियों के क्या साधन हैं, ब्रिटिश सरकार के बारे में वो किन साधनों को अपनाने की बात करते हैं। तो अगला लेक्चर में 2 बातें लेंगे हम, उग्रवादी विचारधारा या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के साधन या उग्र राष्ट्रवादियों की साधन और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और उदार राष्ट्रवादी विचारधारा में अंतर या तुलना। ठीक है, तो ये इसमें उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, कल हम इन दोनों की तुलना की बात करेंगे। और इसके साथ में उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा किन साधनों या पद्धतियों का अपनाया गया उसकी भी चर्चा करेंगे। ये दोनों बातें स्पष्ट, 2 बातें आज स्पष्ट होगी, 2 बातें कल स्पष्ट हो जाएंगी। ये बातें स्पष्ट होने के बाद में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी नेता हैं, चिंतक हैं, उन सबको आप आसानी से समझ सकते हैं। उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने भी नेता थे उन सबको मैंने समझा दिया है। अब उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जो चिंतक हैं, नेता हैं, उन सबको हम समझाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसको अच्छे से समझिएगा, कल का जो लेक्चर होगा उसको भी अच्छे से समझना है। उसके बाद में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जो चिंतक हैं, नेता हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है भारत चिंतन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।